भारत में टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से ही है। टेक्नोलॉजी का मूल यूनिट क्या है? टेक्नोलॉजी का मूल है यंत्र, और यंत्रों का जाल, यंत्रों की रचना, यंत्रों का तंत्र बिठाना, छोटे यंत्र से बड़े यंत्र बनाना, सादे यंत्रों से जटिल यंत्र रचना निर्माण करना, यही तो टेक्नोलॉजी का अर्थ है। यंत्रों का यंत्रों का जाल बिछाकर हम उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, ये उसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया में हमारा श्रम कैसे कम हो, कष्ट कैसे कम हो, ये उसका सूत्र है। तो भारत में अब सीधी बात है ना, ऐसे कोई यंत्रों के बिना या उपकरणों के बिना बहुत बड़े बड़े महालय नहीं बन सकते, बहुत बड़े जहाज नहीं बन सकते, बहुत बड़े रास्ते, उद्यान, सरोवर, बांध, ये सब नहीं बन सकते। कोई भी बड़ी रचनाएं हो जिसमें पंच महाभूतों का उपयोग होता हो, ये नहीं बन सकता। बड़े यंत्रों के बिना शस्त्रों और अस्त्रों का उत्पादन नहीं हो सकता। आज भले ही हमें सामने दिखाई न दे रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, परंतु वेद काल से लेकर महाभारत काल तक, और महाभारत से भी आगे बीच के कालखंड तक, 1000 वर्ष पहले तक हमारे पास शस्त्र और अस्त्र नहीं थे ऐसा तो नहीं है। कैसे कैसे अस्त्रों का वर्णन आता है। जृंभकास्त्र नाम का एक अस्त्र है जो विश्वामित्र मुनि ने राम को दिया था जब वे अयोध्या से विश्वामित्र के आश्रम तक जा रहे थे, तब ताड़का वध के बाद। ये जृंभकास्त्र कैसा है? शत्रु के सैन्य को मोहित करके, मूर्छित करके उनको निष्क्रिय बना देना, ऐसा उसका प्रभाव था। जब वो अस्त्र वापस लिया जाता था तो पुनः सारा सैन्य उठकर खड़ा होता था। ये भी अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, वायवास्त्र हैं, अग्न्यास्त्र हैं। ये सारे अस्त्रों का प्रयोग पुराणों में और सब जगह निरूपित किया ही गया है। इसका अर्थ यह है, महाभारत में कितने प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों का वर्णन आता है। अगर कुरुक्षेत्र में आप महाभारत पेनोरमा देखेंगे तो उस युद्ध में कौन कौन से शस्त्रों और अस्त्रों का उसको वहां लिखा हुआ है, उसका नोंद वहां मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक चित्र विचित्र रचनाएं हमने की हैं, जिसके बारे में हमने सुना है। कुछ तो आज भी हमको दिखाई देते हैं, स्मृति के रूप में हो या भग्नावशेष के रूप में हो या प्रत्यक्ष वर्किंग स्थिति में हो, ऐसा हमको दिखाई देता है। इसका अर्थ है, तात्पर्य है, टेक्नोलॉजी का विकास भारत में हुआ है और टेक्नोलॉजी का उपयोग निषिद्ध नहीं है, ये तो पहली बात है। परंतु फिर भी हम आज की टेक्नोलॉजी का विचार किस रूप में कर रहे हैं? तो ये जो यूरोप में क्रांति हुई है, उसके बाद जो विश्व भर में यंत्रों पर आधारित उत्पादन शुरू हो गया है, उसके संदर्भ में ही होती है। तो मौलिक अंतर क्या है? भारत में जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास हुआ है, उसके उदाहरण दिखाई देते हैं वे, और यूरोप की क्रांति के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, उसके साथ ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, उसमें मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अंतर है ऊर्जा का। अब हमारे यहाँ विद्युत नहीं थी ऐसा नहीं है, विद्युत चलित उपकरण नहीं थे ऐसा भी नहीं है, रसायनों का उपयोग नहीं होता था ऐसा भी नहीं है, पारे से सुवर्ण बनाने की विद्या बहुत ग्रंथों में निरूपित है। तो ये तो सब है, केवल अंतर है ऊर्जा का।
ये विज्ञान के क्षेत्र का, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का विषय है। परंतु दूसरा है उसके प्रयोग का, एप्लीकेशन का। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण से आज टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ बन गया है भारत में। जैसे इस विषय का पहले भी उल्लेख हमने किया है, प्राण ऊर्जा पर चालित यंत्र, ये हमारी टेक्नोलॉजी का मुख्य सूत्र रहा है। अब प्राण ऊर्जा को पुनः समझाने की आवश्यकता नहीं, जबकि प्राण ऊर्जा के बिना दूसरी अन्य ऊर्जाओं के द्वारा चलित यंत्र, ये आज के टेक्नोलॉजी का मुख्य सूत्र है। हमको लगता है कि इससे उत्पादन तो कितना बड़ा है, उत्पादन इन टोटलिटी तो कोई बड़ा नहीं है। हाथ से चलने वाले, पशु से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करके जो उत्पादन किया जाता रहा है युगों से भारत में, वो किसी भी अर्थ में कम तो नहीं था। तो उत्पादन की विपुलता ये तो मापदंड नहीं है। यंत्रों की विनाशकता ये अवश्य विचारणीय विषय है। तो जो प्राण ऊर्जा से चलित यंत्र हैं, वे हिंसक नहीं है, वे पर्यावरण का नाश नहीं करते हैं, वे स्वास्थ्य का नाश नहीं करते हैं, और उसके एप्लीकेशन के तरीके से, एप्लीकेशन की बाध्यता से मनुष्य की स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वमान का नाश करते हैं। ये मौलिक अंतर है। तो मौलिक अंतर जो टेक्नोलॉजी में, आज की टेक्नोलॉजी में और हमारी भारत में जो प्रचलित रही है, उस टेक्नोलॉजी में अंतर तो सांस्कृतिक है, ये समझना चाहिए। बस ये प्राण ऊर्जा के बिना दूसरी ऊर्जाओं से चलने वाले यंत्र हैं। उस टेक्नोलॉजी का, मानी यंत्र जाल का, कोई एक यंत्र से ये नहीं बनता, अनेक प्रकार के यंत्रों के संयोजनों से बड़ी बड़ी रचनाएं जो बनती हैं यंत्र की, उससे उत्पादन विपुल नहीं केंद्रीकृत हो गया है। विपुल तो पहले भी होता था, धन धान्य के भंडार 7 पीढ़ियों तक, 7 वर्ष तक अकाल पड़े तो भी चल सकता था, इतना तो अधिक था उत्पादन। तो उत्पादन की विपुलता ये एक हमारा स्यूडो कंसेप्ट है कि यंत्रों से उत्पादन शीघ्र होता है और बहुत होता है। इस तरह से मत सोचो, इस तरह से सोचो, वो केंद्रीकृत होता है। वह इतना जटिल और इतना बड़ा है कि मनुष्य को उसके अनुकूल होना पड़ता है, वह मनुष्य के दायरे में नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को उसके अनुकूल होना है, तो दूसरी बाध्यता उसकी है कि 24 घंटे चलाना पड़ता है। 24 घंटे चलाओ तो 3 पारियों में मनुष्य को काम करना पड़ता है। 3 पारियों में काम करने से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। वहां के तापमान के कारण से, वहां के रसायनों के कारण से हवा इतनी प्रदूषित है, तापमान, गर्मी इतनी प्रदूषित है कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये उत्पादन की ओर ही देखता है, मनुष्य का क्या हो रहा है, प्रकृति का क्या हो रहा है, यह तो नहीं देखता है। तो हानि हुई, ये उत्पादन अधिक हुआ, ये आभासी शब्दावली है। उत्पादन केंद्रीकृत हुआ, ये सही उसका अर्थ है। और उसके साथ साथ उसकी विनाशकता हमको तुरंत दिखाई देती है। परंतु उस बाध्यता को 24 घंटे चलाने पड़ते हैं, उस बाध्यता को, और मनुष्य को उसके अनुकूल होना पड़ता है, इस बाध्यता को हम गृहीत मानकर चलते हैं। हाँ, ऐसा तो हुआ ही। अभी हम कहते हैं सोलर एनर्जी, अरे वो तो निर्दोष है, सूर्य की एनर्जी तो हमको वैसे भी मिलती है, तो उसको जरा चैनलाइज करके हमारे यहाँ लाया जाए और उसका प्रयोग किया जाए तो वो तो निर्दोष है।
कैसे निर्दोष हैं? वो जो चैनल है, चैनलाइजेशन है, वह स्वयं सूर्य की ऊर्जा की तो बात छोड़ो, वो कितना घातक है इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। सिलेक्टिवली लुकिंग एट द थिंग्स, ये विकसित हुआ है कि उसके जो लाभ हो रहे हैं वो देखो, उसके जो हानि हो रही है वो मत देखो। लाभ और हानि को एक साथ रख के देखने पर पता चलेगा कि अंतर्गतवा ये लाभ है कि हानि है, लाभ अधिक है कि हानि अधिक है, इसका हिसाब नहीं किया जाता आज, क्योंकि इट इज गिवन। हाँ भाई, उधर बिजली से चलने वाले यंत्रों की खोज हुई, तो वो तो फिर ग्रेट, इट्स सो ग्रेट। मनुष्य के हाथ को काम ही नहीं करना पड़ता, हमारा श्रम श्रम कितना कम हो गया, कष्ट कितने कम हो गए, उसमें से ऑटोमेशन धीरे धीरे आता है, ऑटोमेटिक सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। इतना लुभावना शब्द है ये, इतना आकर्षक है, इतना हमको सहूलियत देने वाला लगता है कि हम उसकी जो काली बाजू है वो देखते ही नहीं है, हानि वाला तो हम देखते ही नहीं है। और आज यदि कहें कि अरे इसको इसको तो निषिद्ध मानना चाहिए, तो हम एकदम घबरा जाते हैं, अरे दुनिया कैसे चलेगी। ये घबराहट में से हमारी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, ये दुनिया कैसे चलेगी। जैसे 18वीं शताब्दी तक दुनिया चल ही नहीं रही थी और प्रॉस्पेरिटी थी ही नहीं, सब बैकवर्ड थे, और उसी को हमने प्रतीक के रूप में बता दिया बैलगाड़ी का युग है। और आज तो हम सिहर उठते हैं, बैलगाड़ी के युग में ले जाओगे, माने क्या से क्या हो जाएगा। हमको लगता है 19वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया कंगाल थी, निर्बुद्ध थी, बैकवर्ड थी, पिछड़ी थी, अविकसित थी, कैसे कुछ रहना ही नहीं आता था, हाथ से बेचारे सभी मनुष्यों को मजदूरी करनी पड़ती थी, कितना श्रम करना पड़ता था। ये यंत्र आए तो उद्धारक बनकर आए। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये कल्चरल प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, जो हमने अविचार के कारण से निर्माण किया है। केवल ऐसी अगम्य भीति है हमें कि अरे ये इसके बारे में विचार भी करने लगे तो हमको तो सब छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम कैसे चलेंगे। अभी कार नहीं रहेगी तो हमको चलकर जाना पड़ेगा, ये चलकर जाना पड़ेगा, ये विचार हमारे लिए सबसे बड़ा बड़ा मुद्दा बन जाता है। और ये ऐसे घर नहीं होंगे तो कैसे मिट्टी वाले घरों में रहेंगे क्या, इस विचार से ही हम सिहर उठते हैं। ये नहीं सोचते कि जो पहले घर बनते थे वो कितने ज्यादा टिकाऊ थे, और और पर्यावरण के कितने अनुकूल थे, कितना तापमान का नियंत्रण करते थे, कितने बुद्धिमत्ता से पूर्ण थे। तो निर्बुद्ध और बुद्धिमान होने का मापदंड क्या है? समग्रता में विचार करते आना, ये बुद्धिमत्ता का मापदंड है। कम से कम श्रम में, कम से कम खर्चे में, कम से कम जंजाल से अधिक सहूलियत पाना, और किसी भी प्रकार की हानि नहीं होना, ऐसी रचना करने में बुद्धिमत्ता है। ये बुद्धिमत्ता का अभाव इससे या तो जन्मा है, या तो हमारे कॉम्प्लेक्सिस जो हैं, उन कॉम्प्लेक्सिस के चलते हम बुद्धिमत्ता पूर्ण विचार नहीं कर पाते हैं, साहस नहीं होता है, इसलिए हमने ये जो चमक दमक वाला सब दिखाई देता है उसको विकास मान लिया है। तो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हमको कल्चरल मापदंड से, जिसको हम धार्मिक कहेंगे, धार्मिक मापदंड से, स्वास्थ्य के मापदंड से, पर्यावरण के मापदंड से, मनुष्य की स्वतंत्रता और सुविधा के मापदंड से देखना चाहिए। और ऐसा देखेंगे तो पता चलेगा कि आज की टेक्नोलॉजी जो है
वो राक्षसी है। आज की टेक्नोलॉजी इनह्यूमन है। आज की टेक्नोलॉजी निर्बुद्ध अवस्था का प्रतिबिंब है, वही दिखाई देता है इसमें। इसे देखने की हमारी दृष्टि बननी चाहिए, वो दृष्टि साफ होनी चाहिए, फिर बुद्धि काम करने लगेगी। हमने इतना गृहित मान लिया है कि हमारे यहाँ वैभव संभव नहीं होगा, समृद्धि संभव ही नहीं होगी, आराम संभव ही नहीं होगा, सुविधा तो मिलेगी ही नहीं, ये हमारा गृहित है। विकास किसको कहते हैं? इसकी कल्पना हमारी गलत प्रकार के गृहितों पर आधारित है, गलत मापदंडों पर आधारित है विकास की संकल्पना। वो हमने ग्रंथमाला में पढ़ाई है कि विकास की वर्तमान संकल्पना क्या है, तो मूलतः वह जीवन दृष्टि पर आधारित होता है। बाइबल कहता है गॉड इज जेलस, क्रिश्चियन गॉड इज जेलस। तो किसकी ईर्ष्या करता है? पंचमहाभूतों के देव हैं, उनकी ईर्ष्या करता है। इस्लाम कहता है कि ये प्रकृति माने ये सारे पंचमहाभूत और ये सारे देवता जिसको हम हिंदू कहते हैं, वो तो सारे हमारे दास हैं, मनुष्य के गुलाम हैं। मनुष्य को उसको किसी भी प्रकार से उपयोग करने का अधिकार है, शोषण करने का अधिकार है। इन मूल कल्पनाओं के आधार पर धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सही गलत, उचित अनुचित, इसका भेद मिटा दिया है। और विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सही गलत का कोई पैमाना नहीं, इस प्रकार की हमारी सोच हो गई है। इसमें से हमारी चारों ओर केवल वो टेक्नोलॉजी नहीं जिसमें विपुल मात्रा में केंद्रीकृत उत्पादन होता है, वही नहीं, हमारे घरों में, हमारे नित्य व्यवहार में यंत्र आ गए हैं। रसोई के यंत्र, ये तो सीधा सीधा इसका उदाहरण है, जो हमारा कष्ट कम करता है, श्रम कम करता है, कुशलता का भी तो नाश करता है। कैन वी अफोर्ड दैट? हम क्या ये कुशलता की कीमत चुकाकर, स्वास्थ्य की कीमत चुकाकर, पर्यावरण के प्रदूषण की कीमत चुकाकर आराम चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं? स्वास्थ्य ही नहीं रहा तो सुविधा का क्या उपयोग है, आराम का क्या उपयोग है? तो हमारा विचार बदल गया। फ्रिज का उपयोग क्यों करना पड़ता है, माइक्रोवेव का उपयोग क्यों करना पड़ता है, और कितने ही हमारे यंत्र हैं, उनका उपयोग क्या क्यों करना पड़ता है? ये निर्बुद्धपना, उसका ही दर्शन होता है इसमें। तो टेक्नोलॉजी की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण भारतीय होना चाहिए। अगर एक बार भारतीय मापदंड हमने लागू किए, तो हम वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसका पर्याय भारतीय टेक्नोलॉजी में ढूंढेंगे। जब हमको कोई ये कहता है तो तुरंत हम प्रश्न करते हैं, कहाँ है भारतीय टेक्नोलॉजी, बताओ। नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ है। वो चारों ओर देखो, उसके दर्शन हो रहे हैं कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, वो हमें आज दिखाई नहीं देती। नंबर 1, देखना नहीं है। नंबर 2, उसके बारे में विचार भी नहीं करना है। नंबर 3, आज हमने उसको लुप्त होने दिया है। नंबर 4, हमने उसको फिर से जानने का प्रयास नहीं किया है, और उसको फिर से बनाने का प्रयास भी नहीं किया है। इंजीनियरिंग के लिए वास्तव में ये चुनौती होनी चाहिए। इतने बड़े आईआईटीज क्यों खोल कर रखे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो इंडियन होनी चाहिए, नॉट टेक्निकली इंडियन, नॉलेजेबली इंडियन होनी चाहिए। तो फिर उसमें करोड़ों अरबों रुपयों का खर्च करके और इतना जंजाल खड़ा करके हम क्या भारतीय टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते, आविष्कार नहीं कर सकते, उसको उसको अप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं बिठा सकते? बिठा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास बुद्धि है।
हमारे पास कारीगरी है, कुशलता है, केवल हमारे पास धर्म नहीं है, सामाजिकता नहीं है, और मनुष्य की कीमत नहीं है, प्रकृति की कीमत नहीं है। हम बाइबल की और कुरान की मूल मान्यताओं के आधार पर ही विकास कर रहे हैं। तो विकास की हमारी कल्पना भी भारतीय नहीं है, इसलिए इतना बड़ा अत्याचार पूर्ण ढांचा हमारी चारों ओर खड़ा हो गया है। गो टू द बेसिक्स, मूल में जाओ तो इसका पता चलता है। इसलिए भारतीय दृष्टि से देखें तो आज की टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी नहीं, आज की टेक्नोलॉजी और विकास दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत हैं। हाँ, विकास को भी आप टेक्नोलॉजी के मापदंड लागू करेंगे कि टेक्नोलॉजी जितनी अधिक और मनुष्य जितना अप्रस्तुत, उतना विकास ज्यादा हुआ। ऑटोमेशन ये विकास है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के सापेक्ष मापदंड विकास के बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी और विकास का सम संबंध होगा। भारतीय मापदंड दोनों को लगाओ तो फिर आज का विकास और आज की टेक्नोलॉजी दोनों ही कूड़े में डाल देने की बातें हैं। और प्रश्न ये कि कूड़े में डाल देंगे, उसके बाद भी वो हमें परेशान तो करती ही रहेगी। वेस्ट का क्या करेंगे? सोलर पैनल्स का जो वेस्ट है उसका क्या करेंगे? आज के मशीनों का जो वेस्ट है उसका क्या करेंगे? इंटरनेट की दुनिया में जो सारी सामग्री तैयार हुई है उसके वेस्ट का क्या करेंगे? उसके लिए 100 वर्ष निकल जाएंगे। 100 वर्ष तक किसके धीरज है? लंबा देखना। इसलिए हम जब विशाल बुद्धि कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। दूर की देखो, समय के परिप्रेक्ष्य में भी और स्थान के परिप्रेक्ष्य में भी दूर के देखो तो फिर हमें चीजें सही परिप्रेक्ष्य में समझ में आने लगती हैं। बाकी हमको समय ही नहीं है। इसी टेक्नोलॉजी ने हमारा जीवन कितना दूभर बना दिया है। 12-12 घंटे उसके पीछे लगे रहो और बाकी किसी बात के लिए विचार करने का समय ही नहीं है। ऐसी शिक्षा बना दी है कि विचार करने की किसी की औकात ही न रहे, क्षमता ही न रहे, और हम विनाश को विकास समझकर, उसको गृहीत मानकर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ऐसा मानकर ही चलेंगे तो ये तो होगा नहीं। कभी कभी अंतिम मुद्दा कहते हैं, क्या आप पीछे जाएंगे क्या? घड़ी की सुई पीछे नहीं जा सकती। काल 2021वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी नहीं हो सकती, पीछे की ओर नहीं चलता। काल तो आगे की तरफ ही चलता है। इसलिए हमें तो आगे ही देखना चाहिए। और इसका पर्याय, पेट्रोल खत्म हो गया तो इथेनॉल और वो क्या 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 हम कहेंगे। तब तक तो दूसरा आएगा ना। जो लोग बहुत सोच नहीं सकते वो कहते हैं तब तक दूसरा तो आएगा ना, वैज्ञानिक लोग करेंगे ही। आगे की सोचो ऐसा कहते हैं। प्रश्न केवल ये है कि अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं और ये पता चला कि हमारा गंतव्य तो ये नहीं था, आगे तो जमीन का छोर आ जाएगा और उसके बाद में तो गहरा समुद्र है जिसमें हम गिर जाएंगे और डूब जाएंगे, तो फिर पीछे ही मुड़ना चाहिए ना। दूसरा रास्ता कहाँ है? आगे ही आगे चलना। इन आइसोलेशन ये कोई बहुत ही अच्छा शब्द नहीं है। गलत रास्ते पर आगे बढ़ना, इतना उसको एपिथेट लगाओ, आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे बढ़ते हैं? विनाश की ओर यदि आगे बढ़ते हैं तो उपाय यही है, स्टब, खड़े रहो, स्टॉप, थिंक, जरा देखो, सोचो, लुक, सोचो, देखो, टर्न अराउंड, टर्न अबाउट, बी अर्धवृत, फिर चलो। फिर धीरे चलेंगे तो भी सही दिशा में जाएंगे और सही लक्ष्य की ओर जाएंगे।
स्पीड तो जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ाओ, नहीं बढ़ी तो भी कोई आपत्ति नहीं है। स्पीड का तो सिद्धांत ही है प्राकृतिक गति के साथ संतुलन बनाओ, समायोजन करो, सब ठीक रहेगा। हमको इतनी पड़ी है कि नहीं, प्रकृति की गति से तो हम मनुष्य है ना, हमारी ज्यादा ही गति होनी चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी मरो, यही उसका फिर अंतिम तो यही है। इसलिए स्तब अर्धवृत प्रचल, यही एकमात्र उपाय है। टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पुनः पुनः अधिक अधिक विचार करने की आवश्यकता है। जरा हमारा विचार सम्यक हो जाए तो फिर व्यवहार की, क्रियान्वयन की बात तो आएगी। फिर क्या छोड़ना, क्या बदलना, तो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का एक वाक्य है, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट। यही रुकेंगे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्ते प्रणाम ताई। ताई। प्रणाम ताई, सबको राम राम। सबको राम राम।